नमस्कार। कभी सोचा है आपने कि एक नदी, सिर्फ एक नदी, कैसे पूरी की पूरी सभ्यता को आकार दे सकती है? भारत में नदियां सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, ये तो वो जीवन धमनियां हैं जिन्होंने हजारों सालों से हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारी अर्थव्यवस्था को सींचा है। और हाँ, अगर आप यूपीपीसीएस या एसएससी जैसे इम्तिहानों की तैयारी कर रहे हैं, तो इन्हें समझना कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक जरूरत है। तो क्या कहते हैं, चलें इस सफर पे? चलिए, भारत की इन जीवन रेखाओं में एक डुबकी लगाते हैं। जरा सोच कर देखें, सिंधु घाटी की पहली बस्तियों से लेकर आज के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर्स तक सब कुछ किसी न किसी नदी के किनारे ही तो पनपा है। ये नदियां सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं है, ये हमारे देश की आत्मा है। और इसीलिए इनके मिजाज को, इनके रास्ते को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अच्छा, भारत के इस पूरे नदी नक्शे को समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि हम इसे दो बड़े परिवारों में बांट दें। जी हाँ, नदियों के दो परिवार। आप ऐसा सोच सकते हैं जैसे दो भाई हों, जिनका स्वभाव, जिनकी ताकत, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि उनका जन्म कहाँ हुआ। बस यही एक विभाजन, जो उनके जन्म स्थान यानी उद्गम पर आधारित है, सब कुछ समझने की चाबी है। और यहीं पर असली फर्क साफ नजर आता है। देखिए, जो हिमालय की नदियां हैं वो उस नल की तरह हैं जो कभी बंद ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्हें ग्लेशियरों के पिघलने से लगातार पानी मिलता रहता है। वो पूरे साल ताकत से बहती हैं। और दूसरी तरफ हैं प्रायद्वीपीय नदियां, जो थोड़ी मौसमी मिजाज की हैं। उनका बहना काफी हद तक मानसून की बारिश पर टिका है। पानी के सोर्स का बस यही एक बुनियादी फर्क पूरी कहानी बदल देता है। तो चलिए अपना सफर हम शुरू करते हैं उत्तर से, बिल्कुल दुनिया की छत से। यहीं से जन्म लेते हैं हिमालय के वो तीन महानायक, वो तीन नदी प्रणालियां जो इतनी विशाल हैं कि वो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे उपमहाद्वीप की पहचान तय करती हैं। इन दिग्गजों में पहला नाम है सिंधु। इसका सफर शुरू होता है तिब्बत की पवित्र ऊंचाइयों से, मानसरोवर झील के पास से, और फिर ये लद्दाख के शानदार नज़ारों के बीच से भारत में दाखिल होती है। लगभग 3200 किलोमीटर की लंबाई के साथ इसका इतिहास भी उतना ही दमदार है जितना इसका रास्ता। देखिए, कोई भी बड़ी नदी अकेले महान नहीं बनती। वो एक पेड़ के तने की तरह होती है और उसकी असली ताकत तो उसकी शाखाओं से आती है। सिंधु के लिए वो शाखाएं हैं ये 5 प्रमुख सहायक नदियां: झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ये सब मिलकर वो जाल बुनती हैं जो पंजाब के उपजाऊ मैदानों को जिंदगी देता है। और ये रही एग्जाम के लिए एक जबरदस्त ट्रिक। इन 5 सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में याद रखने के लिए बस ये छोटा सा कोड याद रखिए, JCRBS। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, बस इतना सा। और ये छोटी सी ट्रिक आपको इम्तिहान में 1 नंबर पक्का दिला सकती है। अब बात करते हैं भारत की आध्यात्मिक और भौगोलिक दिल की, गंगा प्रणाली। इसकी कहानी गंगोत्री ग्लेशियर से शुरू होती है, जहां ये भागीरथी नदी के रूप में जन्म लेती है। लेकिन असली शक्तिशाली गंगा का जन्म होता है देवप्रयाग के पवित्र संगम पर, जब ये अलकनंदा से मिलती है। और यहाँ से ये 2525 किलोमीटर का एक बेहद महत्वपूर्ण सफर तय करती है। गंगा का बेसिन इतना बड़ा क्यों है? इसका पूरा श्रेय जाता है इसकी प्रमुख सहायक नदियों को, जैसे यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी और सोन। ये सभी नदियां मिलकर भारत के सबसे घनी आबादी वाले और खेती किसानी वाले इलाके को सींचती हैं। और हाँ, गंगा की सहायक नदियों के लिए भी एक ट्रिक है, याद रखिए, YGGKS, यानी यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन। इससे भी नोट कर लीजिए, क्योंकि यही छोटी छोटी ट्रिक्स एग्जाम में बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देती हैं। और हिमालय की इस त्रिमूर्ति को पूरा करती है ब्रह्मपुत्र। ये तिब्बत के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, और अगर ताकत की बात करें तो ये उसकी मिसाल है। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? इसमें बहने वाले पानी की विशाल मात्रा, जो भारत की किसी भी दूसरी नदी से कहीं कहीं ज्यादा है। और हाँ, एक जरूरी बात याद रखिएगा, बांग्लादेश में घुसते ही इसका नाम बदलकर जमुना हो जाता है। चलिए अब बर्फीली चोटियों को पीछे छोड़ते हैं और भारत के प्राचीन दिल यानी प्रायद्वीप की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ जो नदियां मिलती हैं वो हिमालय की नदियों से भी पुरानी हैं। इनका अपना एक अलग ही चरित्र है, अपनी कहानी है जो खास तौर पर इनके बढ़ने की दिशा से तय होती है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, रिफ्ट घाटी।
सोचिए कि जमीन में दो समानांतर दरारें पड़ें और बीच का हिस्सा नीचे धंस जाए। इससे एक लंबी गहरी घाटी बन जाती है, एक प्राकृतिक रास्ता। जो नदी इस रास्ते से होकर बहती है उसे ही रिफ्ट घाटी नदी कहते हैं। और भारत में इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है नर्मदा नदी। प्रायद्वीप में नदियों का अगला बड़ा बंटवारा है दिशा का। कुछ नदियां पश्चिम की तरफ बहकर अरब सागर में गिरती हैं, जबकि ज्यादातर पूरब की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में। और ये सिर्फ दिशा की बात नहीं है। जो नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं उनका रास्ता छोटा और ढलान तेज होता है, इसलिए वो सीधे समुद्र में मिल जाती हैं और एस्चुरी बनाती हैं। वहीं पूरब की ओर बहने वाली नदियां लंबे धीमे रास्ते पर अपने साथ लाई मिट्टी जमा करती जाती हैं, जिससे विशाल और उपजाऊ डेल्टा बनते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है जो अक्सर एग्जाम में आता है। आइए इस टेबल पर एक नज़र डालकर अब तक सीखी बातों को फटाफट पक्का कर लेते हैं। पहली दो लाइनों पर ध्यान दीजिए। नर्मदा और ताप्ती दोनों पश्चिम की ओर बहती हैं, मंजिल है अरब सागर, और ये बनाती हैं एस्चुअरी। अब नीचे की तीन लाइनों को देखिए। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये सभी पूरब की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और इसी वजह से ये उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो अब तक हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब उन सबसे जरूरी फैक्ट्स का एक रैपिड फायर राउंड हो जाए जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और जिन्हें आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। पहला और सबसे जरूरी नंबर 2525 किलोमीटर। इस नंबर को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये भारत की सबसे लंबी नदी की लंबाई है। और वो नदी है हमारी पवित्र गंगा। जी हाँ, भारत की सीमाओं के अंदर बहने वाली नदियों में गंगा सबसे लंबी है। लेकिन यहाँ सावधान, अगर सवाल खास तौर पर प्रायद्वीप के बारे में पूछा जाए तो फिर शहंशाह कोई और है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, जो इतनी महत्वपूर्ण है कि उसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। और ये बिल्कुल मत भूलिएगा वो दो प्रमुख नदियां जो रिफ्ट घाटियों से होकर बहती हैं। एक ऐसा सवाल जो एग्जाम में बार बार आता है वो है नर्मदा और ताप्ती। और अगर बात करें सबसे शक्तिशाली नदी की, मतलब सिर्फ पानी की मात्रा के हिसाब से, तो कोई भी नदी ब्रह्मपुत्र का मुकाबला नहीं कर सकती। इसका बहाव भारत में सबसे ज्यादा है। तो आज हमने भारत की इन जीवन धमनियों का एक सफर तय किया। हमने देखा कि ये सिर्फ पानी नहीं बल्कि संस्कृति, इतिहास और जीवन को अपने साथ बहाकर ले जाती हैं। और ये सफर हमें एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। हम ये तो जानते हैं कि ये नदियां देश की जीवन रेखाएं हैं, पर हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ऐसे ही बहती रहें? इस सवाल का जवाब ही हमारा भविष्य तय करेगा। हमारे